हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनर सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। आज मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13A के बारे में डिस्कस करूंगा, जो तलाक का विवरण है उसमें, और किन किन आधारों पर एक पत्नी के द्वारा तलाक दिया जा सकता है और किन किन आधारों पर एक पति के द्वारा तलाक दिया जा सकता है, और उस तलाक से संबंधित क्या क्या कानून है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एक सुयोग्य वर के द्वारा एक सुयोग्य कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करना विवाह कहलाता है। वैसे विवाह की कई परिभाषाएं दी गई है, परंतु ये जो मैंने परिभाषा बताई है वो एक बहुत सारी परिभाषाओं का निष्कर्ष है। इसके आधार पर विवाह के पश्चात एक नौजवान युवक और युवती अपना एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं, नई जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है और जीवन के कई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कई कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और ये इस यात्रा पर चलते समय कई बार दुर्भाग्यवश कई की परिस्थिति इस विपरीत परिस्थिति हो जाती है और पति या पत्नी में से दोनों में से दो राह के मुहाने पर आके खड़े हो जाते हैं और वह ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए। और ये स्थिति जब आती है जब उनकी जो रिलेशनशिप है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। रिलेशनशिप यदि हेल्थी है, सही है, तो वो रिलेशनशिप आपकी जीवन में एक पॉजिटिव वेव पैदा करती है, जिससे आपकी सफलता में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट करती है, जो आपकी लाइफ के हर पायदान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। यदि रिलेशनशिप हेल्थी है तो उसमें आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ प्रभावित होती है और एक हमसफर या एक पति या पत्नी दोनों में से जो भी पक्षकार हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे जीवन की ग्रोथ, उसकी सफलता हासिल होती है। इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, कि जो मेरी कॉम थी, मेरी कॉम जीवन के अपने लाइफ के उस पायदान को टच नहीं कर पाती यदि उसके पति ने उसका सहयोग नहीं किया होता। इस प्रकार एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी हेल्प करना और एक दूसरे की सफलता में सहयोग देना, यह एक जीवन का अनिवार्य पार्ट है एक पति पत्नी के मध्य, और यही जीवन चलता रहता है। परंतु जब ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है और इस रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है, इस रिलेशनशिप में विपरीत परिस्थितियों के कारण या किसी भी अपनी अलग परिस्थिति होती है, क्योंकि केस टू केस अलग अलग कहानी होती है, अलग अलग स्टोरी होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से यदि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप से तात्पर्य यह है कि यदि स्पाउस, जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई भी टेंशन में रहने लग जाते हैं, स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं और जीवन में कई बार परिवार में जो खुशियों का माहौल होता है उसको भी वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं और वो खोए खोए रहते हैं और अपना खुद की केयर करना भूल जाते हैं, सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं, वो कहीं खोए रहते हैं, वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उदास रहते हैं। तो ऐसी कई बार खतरनाक परिस्थिति हो जाती है जिसमें डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको आगे बनाए रखना चाहिए या इसको इस रिलेशनशिप से क्विट करना चाहिए। और रिलेशनशिप से संबंधित इस पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से बेटर किया जाए, इस रिलेशनशिप से संबंधित मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें रिलेशनशिप को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए उसके लिए मैं महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। अब मैं आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें तलाक से संबंधित महत्वपूर्ण कानून जो दिए गए हैं वो बताऊंगा और किन किन बिंदुओं के आधार पर तलाक लिया जा सकता है उस पर डिस्कस करूंगा। तलाक के जो केसेस आते हैं उसमें से 95% केसेस जो हैं वो विशेष दो पॉइंट होते हैं, उसी को कवर करते हैं। नंबर 1 क्रूरल्टी, क्रूरता। नंबर 2 एडल्ट्री, जाड़ता। अब सबसे पहले मैं क्रूरल्टी पे डिस्कस करूंगा। क्रूरल्टी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, स्पाउस को फिजिकली, मेंटली हैरेसमेंट करना, इकोनॉमिकली, ऑरली, किसी भी प्रकार से उसको हैरेसमेंट करना। और हैरेसमेंट की कई कानून में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि ये भी केस टू केस डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार से हैरान और परेशान किया जाता है, वो हैरान और परेशान करने के उसके तरीके क्या हैं। ये प्रत्येक केस की एक अलग सेपरेट कहानी होती है और उसी के हिसाब से ये इसमें हैरेसमेंट प्रमाणित करना पड़ता है कोर्ट में। परंतु जो फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट है
उसमें मानसिक रूप से उसको यातनाएं परेशान करना, शारीरिक रूप से यातनाएं देना, मारपीट करना, ये उसमें फिजिकली हैरेसमेंट में आता है। और इसके अलावा कुछ कॉमन जो उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि यदि पति या पत्नी के द्वारा जब भी घर पे कोई मेहमान आए या उनके सामने जो उनके कोई फ्रेंड्स बैठे हैं उनके सामने एक दूसरे को अपमानित करना, लज्जित करना, टोंट मारना, इससे ये एक मेंटली हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। यदि पत्नी ने बिना पति की परमिशन के अबॉर्शन करवा लिया हो तो यह भी एक मेंटली हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। और यदि पति ने पत्नी के साथ मारपीट करके या जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाल के किसी भी प्रकार से अबॉर्शन करवा देना, ये उस पत्नी के लिए मेंटली हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। या एक दूसरे के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर जिनका कोई आधार नहीं होता है, निराधार तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना और उन आरोपों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया को अमल में लाना, कि जैसे कोई किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, और एक दूसरे को परेशान करना, यह भी इसमें आता है। यदि पति या पत्नी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसके लिए फिजिकल रिलेशन बनाना, ये उस कैटेगरी में भी आता है और इस कैटेगरी में भी आता है। उस कैटेगरी का मतलब जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री में भी आता है और इसमें क्रूरटी में भी आता है। इसके अलावा पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर होना या पति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर होना और पत्नी के द्वारा अनावश्यक रूप से पैसे की मांग करना, यह भी मेंटली क्रूरटी में आता है। इस प्रकार यदि पत्नी के द्वारा जो पति है उसका या उसके माता पिता या उसके परिवार में जो और कोई व्यक्ति हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ मारपीट करना, उनका अपमान करना और पत्नी का कई बार आक्रामक हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गालियाँ निकालना, अभद्र व्यवहार करना, यह भी मेंटली क्रूरटी में आता है। इस प्रकार ये जो मैंने अभी आधार बताए हैं, इन आधारों के आधार पर तलाक की याचिका न्यायालय में पेश की जा सकती है। इसके अलावा दुराचार का झूठा आरोप लगाना कि इसका व्यवहार सही नहीं है और पति के द्वारा या पति के किसी नातेदार के द्वारा दहेज की मांग करना, और यदि जो हस्बैंड है वो नपुंसक हो जाए तो भी ये भी तलाक का आधार बनता है। और यदि जो हस्बैंड है वो नशे की आदत में रहने लग जाए, बहुत ज़्यादा अत्यधिक एडिक्शन हो जाए उसको नशे का, शराब पीने लग जाए या कोई भी एडिक्शन करने लग जाए, तो इस बेस पर भी तलाक का आधार बनता है और इस बेस पर भी एक पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। इस प्रकार हस्बैंड का भी यदि जो आक्रामक व्यवहार है, गुस्सा करना, मारपीट करना और छोटी छोटी बात पर एकदम टेम्पर लूज करना, तो ये भी इस बेस पर भी पत्नी है जो तलाक ले सकती है, जो सेक्शन 13A मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से। इसके अलावा जो सेकंड जो मेन पॉइंट है, ये सभी जो पॉइंट बताए ये मैंने एक उदाहरण दिए हैं, इसमें फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, ओरली कैसे भी ये जो पॉइंट आते हैं, इसको हर केस टू केस डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसको मेंटली हैरेसमेंट किया गया है, फिजिकली हैरेसमेंट किया गया है, इकोनॉमिकली हैरेसमेंट किया गया है। अब जैसे इकोनॉमिकली हैरेसमेंट में यदि पत्नी को अपने मेंटेनेंस के लिए रुपए की आवश्यकता है और पति के द्वारा उसको यदि मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो ये भी एक इकोनॉमिकली हैरेसमेंट में आता है। इसके ऊपर भी कई सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुई है। इसके आधार पर भी इसको समय परिवर्तन परिस्थिति के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब जारता। जारता को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 497 में इसको परिभाषित किया गया था और ये जो सेक्शन था इसमें 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान था। एडल्ट्री का मतलब यह है कि कोई भी स्पाउस, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, वो किसी विपरीत लिंग से, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उससे फिजिकल रिलेशन रखता हो या और वो जो फिजिकल रिलेशन है वो उसकी कंसेंट से हो, उसकी सहमति से हो, उसकी इच्छा से हो, और इसके अलावा मैरिटल स्थिति में हो, मतलब वह व्यक्ति शादीशुदा, उसका वैवाहिक जो जीवन है वो चल रहा हो, मतलब उसको किसी भी न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन या उसको और कोई डिग्री प्राप्त नहीं हो या एक दूसरे को त्याग नहीं दिया हो, वैवाहिक स्थिति के दौरान ये जो एडल्ट्री करता है स्पाउस में से, कोई भी पति या पत्नी में से, तो ये एक तलाक का आधार होता है। और ये जो इंडियन पेनल कोड की जो सेक्शन 497 जो है, इसको 27/9/2017 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है तथा इसको सिरे से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इस सेक्शन में कुछ इस प्रकार के बिंदु थे जिससे उसकी
संवैधानिकता पे इफेक्ट हो रहा था स्त्री के और पुरुष के, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। परंतु निरस्त करने में निरस्त करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशन दिया है कि इसको तलाक का आधार बनाया जा सकता है। यदि कोई पति या पत्नी में से कोई भी एडल्ट्री का जीवन व्यतीत कर रही है, वो एडल्ट्री कर रही है, तो वो इस बेस पे पति या पत्नी में से कोई भी तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा यदि पति या पत्नी दोनों में से एक दूसरे का त्याग कर दिया हो, और ये त्याग कम से कम 2 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए, और त्याग करने का कोई बिना युक्ति कारण के त्याग किया गया हो, कि इसमें कोई रीजनेबल कोई कारण हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिना कोई सॉलिड कारण नहीं है, ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है आपके पास, भाई इस वजह से मैंने इसको छोड़ा है, और 2 वर्ष तक वो एक दूसरे के साथ नहीं रहे हैं, 2 वर्ष तक उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, नहीं उन दोनों ने कोई बातचीत की है, नहीं उनका मिलना हुआ है, तो इस बेस पर एक दूसरे को त्यागना बिना किसी कारण के तो तलाक का आधार होता है। इसके बाद यदि दोनों में से किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कि जैसे कोई हिंदू है उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, या अन्य कोई धर्म उसने ग्रहण कर लिया, या जो स्त्री है, जो महिला है, जो फीमेल है, उसने भी अपना यदि धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो वो भी इस बेस पर, जिसने धर्म कर लिया है तो दूसरा पक्ष इस बेस पे तलाक की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा यदि दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब मानसिक विकृतता हो जाता है, वैसे मेडिकली और लीगली दोनों की जो मेंटली जो अनसाउंड माइंडनेस की है परिभाषा अलग अलग है। लीगली जो परिभाषा है, लीगल जो कानून की किताबों में जो बताया गया है कि मानसिक विकृतता क्या होती है, वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य और कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ है, तो वह कानूनी रूप से मानसिक रूप से, मतलब मानसिक विकृतता है, अनसाउंड माइंड है। परंतु मेडिकली यदि वो कोई बात को समझने में या किसी भी अबनॉर्मल अगर वो एक्टिविटी करता है, तो वो उसको मेडिकल के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि ये अनसाउंड माइंड है। परंतु कानून में कार्य और कार्य के परिणाम को समझने में असमर्थ होने पे उसको अनसाउंड माइंडनेस माना जाता है। और एक कारण है कोढ़। ये एक लेप्रोसी एक रोग होता है, जो स्किन डिजीज है, बहुत भयंकर रूप से, जो बहुत असाध्य बीमारी है, ये कभी ठीक भी नहीं होती है। तो ये संक्रामक बीमारी है, ये एक दूसरे के लगने की संभावना होती है। तो इस बेस पे भी पति या पत्नी में से जिसको भी ये रोग हुआ है वह तलाक की याचिका ले सकता है। इसके अलावा जो वेरेंटल डिजीज जो होती है, रतिजन्य रोग जिसे बोलते हैं, मतलब जो यौन रोग होते हैं उससे संबंधित, और इस प्रकार का कोई रोग जो एक दूसरे के लगने की संभावना होती है, जो संक्रमण होते हैं, जो एक दूसरे को फैलते हैं, और ऐसे रोग जो ठीक नहीं, ऐसा नहीं है किसी के फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या किसी के इचिंग हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, दांत खाल खुजली हो गई और वो तलाक की याचिका लगा दे, ऐसा नहीं है। ऐसे रोग जो मेडिकल इस बात को मानती है कि हाँ यह रोग असाध्य है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, इस प्रकार के रोग के आधार पर एक पक्ष दूसरे पक्ष से तलाक की याचिका लगा सकता है न्यायालय में और तलाक प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यदि दोनों में से किसी ने भी संसार का त्याग कर दिया हो, कहने का मतलब यदि किसी ने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया, वो साधु बन गए, वो बाबाजी बन गए और वो कहीं और चले गए, तपस्या में लीन हो गए, तो फिर जो दूसरा पक्षकार है वह इस बेस पर तलाक की याचिका ले सकता है। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A में जो तलाक का प्रोविजन दिया गया है उसके बेस पर यह एक सॉलिड आधार बन जाता है। इसके अलावा प्रिज्यूम्ड डेथ, मतलब ऐसी डेथ जो किसी व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक उसका न तो उसकी डेड बॉडी मिली हो, न ही उसके जीवित होने का कोई प्रमाण प्राप्त हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक विलुप्त हो जाए, वो कहीं दिखे नहीं, न ही उसकी बॉडी मिली हो या वो जीवित है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला हो, तो भी इस बेस पर भी न्यायालय से तलाक की याचिका प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा एक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण, जिसको जुडिशियल सेपरेशन बोलते हैं, यदि न्यायालय से ये डिग्री प्राप्त या न्यायालय से ये आदेश प्राप्त किया है कि जुडिशियल सेपरेशन किया जाता है कि यदि किसी भी बात को लेकर या किसी भी प्रकार से यदि पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा विवाद पैदा होता है और उस विवाद पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि आप 6 महीने तक या जो भी समय अवधि दी जाए उस समय तक आप अलग अलग रहिए, आप एक दूसरे से बातचीत मत करो, तो और फिर भी किसी प्रकार की कोई गलतफहमी अगर दूर नहीं होती है तो दोनों पक्षकार इस बेस पर न्यायिक पृथक्करण के आधार पर तलाक की याचिका प्राप्त कर सकता है।
इसके बाद आता है बाइगेमी। बाइगेमी यदि एक पति एक पत्नी के अलावा और दूसरी शादी कर ले, या एक पत्नी एक पति के होते हुए एक और शादी कर ले, या कुछ और ज्यादा शादी कर ले, तो बाइगेमी के आधार पर भी तलाक की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा पति बलात्कार, सोडोमी और पशुगमन के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इस प्रकार के जो गंभीर आरोप यदि पति के ऊपर लगाए जाते हैं और वो प्रमाणित हो जाते हैं, तो इस बेस पर पत्नी जो है वो तलाक की याचिका लगा सकती है। और भरण पोषण की डिग्री के आधार पर भी तलाक की याचिका लगाई जा सकती है। इस प्रकार ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो सेक्शन 13A है, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं कि इन इन आधारों पर तलाक लिए जा सकते हैं, उसमें जो अभी मैंने लास्ट में जो बिंदु बताए हैं वो केवल 5% केसेस में होते हैं, परंतु स्टार्टिंग में मैंने एडल्ट्री और क्रूरल्टी जो बताई है उसके अधिकांश केस होते हैं, और इन्हीं 2 पॉइंटों में अधिकांश केस कवर होते हैं। वैसे हर केस की अलग स्टोरी होती है, केस टू केस ये डिपेंड करता है। इस प्रकार यदि इस तलाक से संबंधित कानून की जानकारी बढ़ाने में यदि आपको ये वीडियो सहयोग करता है, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।